तो कहते हैं कि पास्ट को भूल के ही फ्यूचर में आगे बढ़ा जा सकता है। पास्ट को भूलना सबसे बड़ी कला है। बट स्टडी कहती है बालक रुको जरा, सब्र करो, हमको कैसे भूल गए। लेकिन स्टडी में ऐसा नहीं होता बच्चों लोग। स्टडी में अगर आप पास्ट को भूल गए तो फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वेलकम गाइस ऑन आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट लर्निंग क्लब। माई सेल्फ आदित्य मिश्रा, और मैं लौट आया हूं अब हमारे चैनल पे। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही थी, जिस वजह से हम आई एम सॉरी लेक्चर को हम प्रोवाइड नहीं कर पाए आप लोगों के साथ। लेकिन अब फिर से कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आई एम गेट वेल। सो पिछला जो हमारा पार्ट 7 था उसमें हमारे एडिटर की एडिटिंग की गलती की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जिनसे मेरा आधा लेक्चर के कुछ पार्ट अपलोड नहीं हुए, कटिंग हो गई और एडिटिंग नहीं हुई बीच बीच में थोड़ी। तो उसके लिए सॉरी, माफ कीजिएगा। तो जो टॉपिक छूटा है हम आज उससे स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ साथ हम अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का 8वां लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बेटा खुशबू, विनय और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके हमारे पास पर्सनली मैसेज भी आ रहे थे और कमेंट्स आ रहे थे चैनल पे कि बैक सून सर, बैक सून सर। सो बेटा आई एम बैक एंड नाउ लेट्स रॉक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे ऑल न्यू मेंटर्स हैं मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा सर। सो वेलकम विकास सर, वेलकम सपना मैम, वेलकम अभिषेक सर, वेलकम सौरभ सर। आप सबका हमारे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। अब हम एक टीम हो चुके हैं और अब साथ मिलकर काम करते हैं। तो बच्चों जरूर इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सभी मेंटर्स का आप हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। डेफिनेटली हम आपको रेवोल्यूशन से इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम कहां पे थे? क्वांटम फिजिक्स पे। कहां पे? क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स यानी क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम साइंस आप कह सकते हो। तो पिछले लेक्चर पे हम थे क्वांटम साइंस पे, बेसिकली अगर हम बोलें तो क्वांटम साइंस। और उसमें हमने पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थियरी। क्या बताया था प्लैंक सर ने? कि जो कोई ईएमआर रेडिएशन होता है, जब एनर्जी जो आती है वो वेव के फॉर्म में नहीं, वो किसके फॉर्म में आती है? छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के रूप में। यानी बेसिकली अगर हम बोले तो वो क्वांटम, हमारी क्लासिकल केमिस्ट्री कह रही थी, क्लासिकल साइंस बोल रही थी कि लाइट या ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या है? वेव है। बट जब हमारी क्वांटम केमिस्ट्री आई, क्वांटम साइंस आई, तो वो बोला नहीं, ये क्या है? पार्टिकल है। तो क्या हुआ कि प्लैंक सर ने बताया। अब आगे यहां तक तो हमने पार्ट 7 में पढ़ा था। अब कट क्या हुआ था उसमें से? हम बताने वाले थे आइंस्टीन की प्रूविंग, क्वांट्स क्वांटम थ्योरी का आइंस्टीन के द्वारा प्रूविंग। ठीक, तो सबसे पहले तो आप आइंस्टीन को देखिए, हमारे पूज्य आदरणीय वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन सर। तो अब आगे अगर हम चलें, इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी टॉपिक नहीं है। टॉपिक क्या है? इनकी प्रूविंग। तो इन्होंने क्या कहा देखिए आप। सबसे पहले ये है काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी, या इसे आप म्यू भी कहेंगे, वी भी कहेंगे, कुछ भी। ठीक, अब ये है इंटेंसिटी। ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी, इंटेंसिटी, ये ग्राफ है। अब ध्यान दीजिए आप, अल्बर्ट आइंस्टीन ने देखा कि क्या हो रहा है चीजें। ये चीजें हो रही हैं कि प्लैंक सर ने बताया कि जो हमारा
EMR है, EMR की जो एनर्जी है वो एनर्जी के पैकेट्स में आ रही है, पार्टिकल्स के तौर पे। तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो सर ने क्या बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी है और जो फ्रीक्वेंसी है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोटॉन्स आके गिरते हैं। अब फोटॉन्स क्या है, पिछले लेक्चर में इन सारी चीजों के बारे में बात हम कर चुके हैं। फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स जो एनर्जी के पैकेट्स आके गिर रहे हैं, उन एनर्जी के पैकेट्स को हम, एक एनर्जी के पैकेट को फोटॉन बोलते हैं। ठीक, उन एनर्जी के पैकेट्स को क्या हम बोलेंगे? फोटॉन्स। तो जो फोटॉन्स आके गिर रहे हैं, तो उनकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? ऐसे काइनेटिक एनर्जी और ऐसे का मतलब कि एक कोई प्रॉपर वैल्यू होगी जिसके नीचे फ्रीक्वेंसी आ नहीं सकती। क्या नहीं हो सकती? फ्रीक्वेंसी आने, क्योंकि पिछली बार हम क्या बताया था? प्रोपोर्शनल टू के ई है। ठीक, और V क्या होता है? इज ग्रेटर देन V0। V0 क्या है? हमारा एक तरह से समझ लो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो क्या कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां के बाद से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, फिर दूसरा क्या बताया? वही चीज इसके साथ भी, कि जिस पॉइंट से फ्रीक्वेंसी बढ़ना स्टार्ट होगी, उस पॉइंट से अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अब यहां पे इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी है क्वांटिटी ऑफ रेडिएशंस। कितनी लाइट, कितने रेडिएशन आके गिर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, उसे हम क्या कहेंगे? इंटेंसिटी। क्लियर? फोटो इलेक्ट्रॉन हमने बताया था क्या, जब आके गिरेगा तब ये क्या, आपको ध्यान हो, जिन्होंने नहीं देखा पिछला लेक्चर प्लीज जाके उसे वॉच कीजिए। स्मॉल एडिटिंग फॉल्ट, बट आई थिंक वो देखने लायक है। तो अगर आप उसे देखेंगे तो इन सारी चीजों के बारे में मैंने इलेबरेट किया है कि क्या है फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या है इंटेंसिटी, क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या है काइनेटिक एनर्जी। ये सारी चीजों के बारे में थोड़ी सी आइंस्टीन की भी झलक हमने दी है। वो एडिटिंग की प्रॉब्लम से उनका फिगर वगैरह नहीं आया था। अब आप उनके फिर से फिगर को एक बार देख लीजिए। तो ये सारी चीजें मैंने अपने पार्ट 7 में बताई हैं। फिर भी फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है, मैंने एक ग्राफ बनाया था, एक एक्सपेरिमेंट बताया था कि जब आके रेडिएशन गिरता है तब क्या होता है, वो क्या होते हैं, इधर उधर मूव करने लग। एक आपको मैं बता ही दूं, वेट करिए। सोलर पैनल जानते हैं? सोलर पैनल काम कैसे करता है आप ये देखिए। ये है सोलर पैनल, फिगर देख सकते हैं आप। तो सोलर पैनल पे क्या होता है, सनलाइट आके गिरती है। ठीक, इनमें देखते होंगे आप ऐसे 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 आके इन पे गिरती है। ये क्या होते हैं, प्लैंक की क्वांटम थियरी से क्या होगा, प्लैंक की क्वांटम थियरी से क्या करेंगे, ये आके इस पे गिरेगा तब ये एनर्जी एमिट करेंगे। इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करके कुछ एनर्जी एमिट करेंगे। यही जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी क्या होती है, आप यहां से वायर को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके वायर को यहां से बैटरी से लाके ऐड कर देते हैं। तो बैटरी क्या होने लगती है, देखते हैं। जब इस पे लाइट आती है, जितनी तेज सनलाइट होगी उतनी तेजी से चार्ज होगी। तो होता क्या है कि ये क्या जितना आके गिरता है, फिर यहां से एनर्जी निकल के वायर में जाती है और ये एनर्जी बैटरी को मिलती है और बैटरी चार्ज होने स्टार्ट होती है। तो बैटरी तो एनर्जी तो लेगा नहीं, वो चार्ज होने के लिए उसको क्या चाहिए, करंट।
तो यहां से जो एनर्जी निकलती है वो वायर में करंट के फॉर्म में बैटरी तक पहुंचती है वायर से। तो इस करंट को, इस एनर्जी को जो इस वायर से बैटरी तक पहुंच रही है, इसे हम कहते हैं फोटो करंट। फोटो करंट। और जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे तभी तो करंट आएगा। तो गिरना, जब ये इस पे पड़ती है, यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन ये इमिट हो रहे हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, सॉरी मैंने थोड़ा सा फिगर गलत बताया, मैं खुद ही भूल गया कि हम क्वांटम केमिस्ट्री में आ चुके हैं। तो ये इस फॉर्म में इस पे आएगी और ये फिर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं इन्हें हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। तो सर के कहने का मतलब आंसर कि इंटेंसिटी जितनी ज्यादा हम रेडिएशंस की, लाइट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आप एग्जांपल देखिए, जब तेज धूप रहती है तो बैटरी तेजी से चार्ज होती है। क्यों? तेज धूप रहेगी तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, रेज इस पे ज्यादा पड़ेंगी, लाइट इस पे ज्यादा आएगी। जब लाइट ज्यादा आएगी तो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होंगे। जब फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होंगे तो इसमें ज्यादा करंट आएगा, तेजी से करंट आएगा और ये तेजी से चार्ज होगा। तो ये थियरी है, ठीक। तो आई थिंक आपको सोलर पैनल का भी कॉन्सेप्ट इसी के साथ साथ समझ में आ गया होगा। फिर आता है थर्ड, इन्होंने क्या बताया कि काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में कोई मतलब नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी को आप बढ़ाओगे तो उस पर इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। हमने एक आपको बताया था क्या, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एचवी। क्या चीज की, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या, इंटेंसिटी से उसका कोई मतलब नहीं है। यहां से हमने क्या बताया था कि वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस एचवी। तो एनर्जी इज इक्वल क्या हो जाएगी, एचवी प्लस वर्क, एचवी प्लस वर्क। यानी अगर हम एनर्जी को बढ़ाएंगे तो हमारे वर्क पे इफेक्ट पड़ रहा है या फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन यहां पे कहीं भी बेटा इंटेंसिटी का कोई जिक्र नहीं है, किसी भी नंबर का कोई जिक्र नहीं है कि कितनी रेडिएशन पड़ेगी। यानी हम कितना भी रेडिएशन कर गिरा लें, कितना भी क्या ऑब्जर्व कर ले ऑब्जेक्ट रेडिएशन को, एनर्जी को, उसकी काइनेटिक एनर्जी पे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी है क्या, हमने बताया था। काइनेटिक एनर्जी क्या है, मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को 5 पैकेट्स की जरूरत है, किसी ऑब्जेक्ट को 5 पैकेट्स एनर्जी की जरूरत है और 8 पैकेट आपने उसको दिया, 5 की जरूरत है, आपने 8 दिया, तो वो क्या करेगा, 5 को तो ऑब्जर्व कर लेगा, बाकी 3 उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएंगी। तो वो है यहां पे काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है। तो हम कितना भी क्या इंटेंसिटी बढ़ा ले, रेडिएशन को बढ़ाएं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, या काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएं तो इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात थी आइंस्टीन सर की प्रूविंग की। यहां पे हमारा आइंस्टीन सर का प्रूविंग खत्म होता है। इन्होंने, अब इनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, अब आगे टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अब आगे हम बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब ये क्या है, अब ये ऐसा है, ये क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट पे आके एनर्जी के पैकेट्स गिरे, रेडिएशन आया उस पे, और यहां से उसके इलेक्ट्रॉन क्या हुए, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत तेजी से मूव करेंगे। मान लो आपके घर में सबमर्सिबल है, मोटर है ना, तो आपको उसे
किसी आपको मान लो कोई भी आप ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको वाटर को फिल करना है, टैंक ले लो आप, ठीक, टैंक ले लो आप, वो प्लास्टिक का टैंक है, ठीक, मतलब हल्का टैंक है। तो अब क्या हुआ कि आपको उसमें वाटर डालना है, आपने ऐसे लगाया और अब वाटर इतना तेज है कि पड़ते ही वो उसमें मार रहा है कि टब जो आपका टैंक जो है जिसमें आपका वाटर है वो दूर भाग जा रहा है पड़ते ही। तो आप क्या करोगे, कुछ उसके ऊपर प्रोटेस्ट करोगे, कुछ ऐसी चीज रेसिस्टेंस लगाओगे कि वाटर क्या हो, या तो वाटर धीमा हो जाए या तो क्या हो वो टब को, मतलब कुछ रेसिस्टेंस वाटर पे लाओगे कि वाटर लिमिट में उसके पास जाए, ठीक। तो वही चीज क्या हुआ, मान लीजिए फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सोलर पैनल का ही हम एग्जांपल लेते हैं। सोलर पैनल में अब कभी आप ध्यान दोगे तो क्या होता है, एक सोलर पैनल होगा, ठीक, सोलर पैनल के साथ आपको एक ऐसी चीज और मिलती है, इसके बाद से फिर ये बैटरी में कनेक्ट होता है, ठीक, कभी आप देखो तो ये होता है चीज। तो ये क्यों लगा होता है, इसका काम हम बताते हैं कि सोलर पैनल से मान लो फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, अब ये इतना तेज है, अगर हम मान लो इसको हटा दें अभी, ठीक, इससे इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, अब ये इतना तेज है, इतना एनर्जेटिक है, इसमें यार बैटरी ब्लास्ट कर दी होगी ना, जितनी इसकी औकात है, जितनी इसकी एबिलिटी है, आप उससे ज्यादा इसको दोगे, जितना आपका लीवर स्ट्रांग है, आप अपने लीवर की स्ट्रांगनेस से ज्यादा काम करोगे तो क्या होगा, लूज मोशन। तो वही काम इसके साथ भी होगा, इसको भी तो लूज मोशन हो जाएगा जब इसको जरूरत से ज्यादा खाना मिलेगा, जरूरत से ज्यादा पनीर इसको खिलाएंगे, ऑयल खिलाएंगे, तब इसके साथ भी वही होना है। तो अब सोचो कि इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, इतने एनर्जेटिक है, इसके पास आए, ज्यादा एनर्जी की वजह से इतना क्या है, इनके पास एबिलिटी नहीं है कि इसको क्या करें, हजम कर पाए, इसको डाइजेस्ट कर पाए, तो ये क्या होगा, इनको लूज मोशन हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ये तो भाई हो गई गड़बड़, हमारी बैटरी भी खराब, इसकी निकलने वाली एनर्जी भी खराब, सारी चीजें। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक पोटेंशियल लगा देते हैं कि जितनी इसको जरूरत है उतनी ही तेजी से ये फोटो इलेक्ट्रॉन यहां पे आए। तो इसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या, मिनिमम negative potential required to stop fastest photo electron। अच्छा, यहां पे एक निगेटिव है वर्ड, निगेटिव का मतलब इसको स्टॉप करने के लिए तुमको इसकी काइनेटिक एनर्जी के अपोजिट काम करना पड़ेगा। तो जब अपोजिट में काम होता है तो आपको पता है वो माइनस साइन अपने आप आ जाता है, इसलिए यहां पे निगेटिव यूज हुआ। तो मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, यहां से इमिट होने वाले सबसे तेज भागने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो हम मिनिमम पोटेंशियल यूज करेंगे उससे हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सोलर पैनल वाले एग्जांपल से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे फिजिक्स याद आ रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल खत्म। अब आगे हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब दिल थाम के बैठो, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार
और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम अपने कुछ न्यूमेरिकल्स पे एक बार प्रकाश डाल देते हैं। प्रकाश नहीं डालेंगे हम लोग, EMR डालेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं। किस पे? हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स पे। केमिस्ट्री में हो तो फील करते हुए चलो, हर चीज में केमिस्ट्री को लाओ, ठीक। तो हमारा पहला इस टॉपिक से रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ दैट रेडिएशन हुज वेव लेंथ इज। फाइंड द एनर्जी ऑफ दैट रेडिएशन whose wavelength is। A है अपना 350 इंटू 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद B है अपना 4 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर और C है 600 नैनोमीटर, ठीक। चलिए, अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द एनर्जी, हमको एनर्जी निकालनी है किसकी? रेडिएशन की, जिसका वेवलेंथ कितना कितना है? एक का है 350 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, ये ध्यान दीजिएगा, मीटर। सेकेंड 4 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर और थर्ड क्या है? 600 नैनोमीटर, ठीक। अब आते हैं अपने, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इसको देख के बताओ कि इसमें दिया क्या क्या गया है। हमको वेवलेंथ यानी लैम्डा क्या दिया गया है? 3 इंटू 50⁻⁹ मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये दिया गया है। अच्छा, एनर्जी हम निकालते कैसे हैं? एनर्जी का फार्मूला क्या है? जल्दी से बोल दो, जल्दी से सोचो सोचो सोचो। एनर्जी का फार्मूला होता है hc बाई लैम्डा। hc बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है यहां पे? वेवलेंथ। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। तो h कितना होता है हमारा? 6.625 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। C क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सीधे आप इस पे वैल्यू रखिए। E इज इक्वल टू आ जाएगा क्या? 6 इंटू 625 इंटू 10⁻⁻34 इंटू C कितना? 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा कितना है? 350 इंटू 10⁻⁹ इसको आप क्या करिए? सॉल्व करिए। 30 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। देखते हैं कितने लोगों का आ जाता है। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे,
सबसे पहले देखो, ये माइनस में, ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा टोटल इधर उधर होके 10 रेज टू पावर -26। इधर नीचे ऊपर क्या आएगा -26, नीचे क्या है 10 रेज टू पावर -19, ये उधर जाएगा ऊपर माइनस में है प्लस, तो यहां क्या हो जाएगा -26 प्लस 19 यानी -7। और इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारा टोटल ई आएगा 5.7 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल। मैंने कैलकुलेशन इसलिए नहीं की क्योंकि आप अब कैलकुलेशन अपना खुद से कीजिएगा, अभी हम यहां पे कैलकुलेशन कराएंगे तो इट्स ओनली वेस्ट ऑफ टाइम। तो सेकंड क्या है हमारा 4 इंटू, अब यहां पे लेमडा क्या दिया गया है 4 इंटू 10 रेज टू पावर -8 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, इसको पहले मीटर में चेंज करना है, या तो हम इसको मीटर में चेंज करें और या फिर अपने h और c को सेंटीमीटर और इसे अर्ग में चेंज करें। ठीक, तो h क्या होता है 6.625 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। बट यही जब हम इसको अर्ग में करेंगे तो इसमें हम इंटू कराएंगे 10 रेज टू पावर 7 से, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल 6.625 इंटू 10 रेज टू पावर -27 अर्ग पर सेकेंड। ठीक, ये समझ में आया। ये जूल में था, हमने इसको अर्ग में चेंज किया, क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। ठीक, आई बात समझ में। अब एक तरीका और, आप इसको मीटर में चेंज करके कर सकते हो, वो भी हम बताएंगे कैसे। ठीक, फिर क्या आता है अपना C3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं आप लोगों को। H कितना होता है और C। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आप करते हुए इनका जरूर ध्यान रखिएगा, ये इन दोनों की वैल्यू, इसको आप याद कर लीजिए, रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो कितना होता है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 यानी 10 रेज टू पावर 2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब फिर वही अपना E इज इक्वल HC बाई लैम्डा, एक एक की वैल्यू आप रख दीजिए, आपका E आ जाएगा कितना 4.97 इंटू 10 रेज टू पावर -9 अर्ग। ठीक, आया समझ में बात आई समझ में। कैलकुलेशन हमने नहीं कराया क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशन कराने में टाइम लगेगा और मुझको आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट और थ्योरीज बतानी, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैप्टर है, ये लंबा टाइम लेने वाला है अगर मैं आपको अच्छे से कायदे से पढ़ाऊं तो। और अगर ऐसे ही पढ़ा दिया जाए तो अभी तक आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया होता। तो ये चीज। अब आते हैं तीसरे पे 600 नैनोमीटर। आप इसे होमवर्क में करके लाएंगे, ये आपका होमवर्क, इसे आप खुद से कीजिए, नहीं आएगा हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व कराएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप हमारा लेक्चर देखिए उसके बाद 30 मिनट आधे घंटे आपने लेक्चर को देखा, हाँ बहुत सही समझ में आ गया, उसके बाद बस काम खत्म ना, बिल्कुल नहीं। जिसने कहा है बहुत अच्छी बात बोली है, क्या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने जो पढ़ा है पहले आप उसे देखिए, समझिए, पढ़िए, सारी चीजें करिए, बट सबसे जरूरी क्या होती है, आप उसे खुद से कितना टाइम दे रहे हैं।
किसी टॉपिक को, किसी लेक्चर को, किसी सब्जेक्ट को आप जो खुद से टाइम देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट करने वाला है आप लोगों के लिए। टीचर क्या पढ़ा रहा है, कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, लेक्चर्स में आप यूट्यूब पे क्या पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। ये सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देंगे कि इस डायरेक्शन में चलना है, आप इस डायरेक्शन में पढ़िए। बट जो आप खुद से उस टॉपिक में जितना टाइम देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वही रियल स्टडी है। इसीलिए कहेगी सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। तो आप कितना सेल्फ उसे इंप्रूव कर रहे हैं, सेल्फ कैच कितना कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर देखने के बाद प्लीज उसे खत्म नहीं, लेक्चर देखिए, उसके बाद उस पर वर्क कीजिए, तब आपको डेफिनेटली हर चीज, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक बहुत इजी लगेगा और बहुत अंदर तक आपकी घुसेगा। ठीक, तो इसको आप क्या कीजिए, इसलिए मैं हर लेक्चर में अपने आप को होमवर्क देता हूं कि कुछ आप अपने मन से अपना दिमाग कुछ इस्तेमाल कीजिए। नहीं आएगा तो मैं तो हूं ही यहां, आप कमेंट में जरूर बताइए सर नहीं आया, सर आया, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल, इस टॉपिक से कुछ रिलेटेड, इससे ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। हम जैसे जैसे जिस टॉपिक में न्यूमेरिकल है हम उसमें न्यूमेरिकल ऐसे कराते चलेंगे, आपको साथ में हम प्रॉब्लम्स भी देते चलेंगे। आई होप हम सारे प्रॉब्लम्स क्लियर कर देते हैं थ्योरी से कॉन्सेप्ट लेते हुए, कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हम सारे आपकी डाउट्स को क्लियर करते हैं। न्यूमेरिकल्स भी आपको करा रहे हैं, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो होप आप पसंद कर रहे हैं। तो चीजें हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। अब कुछ हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, कुछ पिछले जो हमारे सेशंस हुए थे, पिछले जो लेक्चर्स आए थे उससे रिलेटेड हम एक बार सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि इसमें सारी चीजें काम आने वाली हैं। जो हमने पीछे पढ़ा है वो आगे सब हमको काम आने वाली है, क्योंकि बिना उनको पढ़े हम, उनको समझे हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको हम कराते हैं, जल्दी से स्टार्ट। तो कहते हैं कि पास्ट को भूल के ही फ्यूचर में आगे बढ़ा जा सकता है। पास्ट को भूलना सबसे बड़ी कला है, बट स्टडी कहती है बालक रुको जरा, सब्र करो, हमको कैसे भूल गए। लेकिन स्टडी में ऐसा नहीं होता बच्चों लोग। स्टडी में अगर आप पास्ट को भूल गए तो फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी क्या होता है, पास्ट याद रखना। तो आज हम कुछ अपने पास्ट के बारे में चीजों को रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, हम क्वेश्चन लिखेंगे, 2 सेकंड का टाइम देंगे, आपको आंसर करना है, खुद सोचना है आंसर क्या होगा। उसके बाद हम आंसर जब बताएंगे तो आपको मैच करना है कि क्या मैंने सही किया। अगर सही किया तो यू आर अ ब्रिलियंट, वेरी गुड, मतलब आप वर्क कर रहे हैं। और अगर आपने गलत आंसर किया तो प्लीज इंप्रूव योरसेल्फ, इसका मतलब आप घर पे कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेक्चर को देख रहे हैं, यहां से सुन रहे हैं, यहां से निकल रहा है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हिच पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक theory is correct till now। जल्दी से आंसर, टाइम अप। तो 5 जो हमने बताया था डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में, क्या क्या था वो, कि we can't produce or destroy atom, और atom is indivisible, fixed mass ratio, और बहुत सारे और 2 पॉइंट्स थे हमारे, इट्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड। ठीक, तो उन 5 में से पूछ रहा है कि कौन सा अब तक सही है। तो वो पॉइंट जिसमें डाल्टन ने बताया था कि एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल
रिएक्शंस। एटम किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट के रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। यह अब तक सही चल रहा है, बाकी उनके सब रॉन्ग प्रूफ हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग Cr in discharge test tube experiment। अच्छा, जल्दी से बच्चा लोग बताओ ये Cr क्या है? Cr मीन्स कैथोड रेज। टाइम आपका शुरू होता है, टाइम अप। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो याद हो तो मैंने आपको बताया था, जिसमें कैथोड रेज क्या हुई थी, प्रोड्यूस हुई थी। तो उसमें डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स में कैथोड रेज के प्रोड्यूस होने का मेन सोर्स क्या था? इसका आंसर है गैस। ठीक, जो उसमें आपने ट्यूब में गैस डाली थी, गैस भरी थी, वो उन्हीं गैस से ही क्या हो रहा है, क्या हुआ था, कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई थी। ठीक, आया समझ में? अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। टाइम 1 2, टाइम अप। किसी को आया आंसर? नहीं आया तो सुनो, पूछ रहा है कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने मॉडल दिया था, उस मॉडल के एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स, क्या किया था उन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बर्ड कराई थी किस पे, थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल पे। ठीक, तो उस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट्स में अल्फा पार्टिकल कहां से प्रोड्यूस हो रहे थे, वो कहां से निकाल, ये पूछ रहा है। तो यहां पे क्या, रेडियो एक्टिव मेटल, रेडियो एक्टिव मेटल, रुबिडियम। ठीक, जैसे कि इनसे क्या हो रहा था, वो प्रोड्यूस हो रहा था क्या, अल्फा पार्टिकल। फिर आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है अपना, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मास ऑफ फोटॉन। तो इसका आंसर है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके। अब लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं, वो है, मैंने आपको अपने पार्ट 3 में बताया था कि क्यू इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव, क्यू प्रोटॉन पॉजिटिव और क्यू न्यूट्रॉन न्यूट्रल। तो उस थियरी को आपको फिर से रिपीट करना है और उसमें जाके देखना है कि न्यूट्रल तो होता है, ये हमने हर जगह पढ़ा है, हर बुक में, हर चीजों पर, वो होता क्यों है।